दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे हूँ। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एक महत्वपूर्ण विषय गुटनिरपेक्षता पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि गुटनिरपेक्षता है क्या। मित्रों, इस दौर में 2024 में जब आप बहुत सारे अखबार पढ़ते होंगे, पत्रिकाओं में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का अवलोकन करते होंगे, समझने का प्रयास करते होंगे, तो आपको एक शब्द है गुटनिरपेक्षता, वो शायद ही कभी मिलता हो। 2024 में गुटनिरपेक्षता के विषय में अनुमान कर पाना मुश्किल है, लेकिन कई दशक पूर्व जब शीत युद्ध इस दुनिया को डरा रहा था, आतंकित कर रहा था, उस समय गुटनिरपेक्षता एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बनकर उभरा था। अगर हम गुटनिरपेक्षता की बात करें कि गुटनिरपेक्षता है क्या, तो इसके लिए हमें उस पृष्ठभूमि में जाना पड़ेगा जिसके आलोक में इस विचार का जन्म हुआ। आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति शुरू हुई, वो धीरे धीरे करके पूरे यूरोप में और दुनिया के अनेक हिस्सों में फैलने लगी। और इसी प्रक्रिया में उपनिवेशवाद का भी जन्म हुआ और यूरोप की कई शक्तियों ने दुनिया के विभिन्न कोनों में जाकर उपनिवेश स्थापित किए थे। इनका उद्देश्य पूरी तरह से स्पष्ट था कि यहाँ के जो भी संसाधन हैं कॉलोनीज़ के, उनका उपयोग जो मातृभूमि के हित में करना है। जिन देशों से ये विभिन्न कंपनियां या प्रोजेक्ट्स थे जो काम कर रहे थे दुनिया के दूसरे देशों में जाकर, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा तो प्रथम विश्व युद्ध, फिर उसके बाद दूसरा विश्व युद्ध हुआ और दूसरे विश्व युद्ध के जो परिणाम थे उनमें से एक सबसे बड़ा परिणाम ये था कि औपनिवेशिक प्रक्रिया को झटका लगा और उपनिवेशवाद एक तरह से खात्मे की ओर बढ़ चला। और इसी में जन्म हुआ एशिया, अफ्रीका में ख़ास तौर पर अनेक देशों का। ये नए स्वतंत्र और संप्रभुता संपन्न देश थे। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बात है जिसको हमें समझना चाहिए वो ये है कि जिस दौर में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अनेक देशों का जन्म हुआ, तो जैसे ही इन देशों ने नई दुनिया में आंखें खोली तो पाया कि दुनिया में एक संघर्ष अभी ख़त्म हुआ है और दूसरा नया संघर्ष शुरू हो गया है। इसको हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। बड़ी आश्चर्य की बात थी इन नवोदित देशों के लिए कि सैकड़ों सालों तक औपनिवेशिक शक्तियों के खिलाफ संघर्ष करने के पश्चात जब इन देशों ने अपने भविष्य की नई दिशाएं तय करनी शुरू करी तो नए व्यवधान भी आए और उसमें सबसे बड़ा व्यवधान यही था जो था महाशक्तियों का आपस में टकराव। सबसे मज़ेदार बात यह है कि दो महाशक्तियां जो आपस में प्रतिस्पर्धा कर रही थी, होड़ कर रही थीं, सर्वशक्ति संपन्न बनने के लिए एक दूसरे को दबाने के लिए प्रयत्नशील थे ये दोनों शक्तियां, दोनों सुपर पावर्स। तो सबसे बड़ी बात जो है समझने की ये कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो दोनों एक साथ मिलकर एक ही बैनर तले जर्मनी और इटली जैसे देशों के खिलाफ संघर्षरत थे। लेकिन जब द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो एक नई दुनिया अस्तित्व में आई और उसमें यही दोनों देश जो एक साथ थे दूसरे विश्व युद्ध में, वो एक दूसरे के खिलाफ हो गए, सोवियत संघ और अमेरिका। तो सबसे बड़ी जो बात है वो हमें समझने के लिए जो है वो ये कि दो महाशक्तियां आपस में संघर्षरत थीं और ये संघर्ष भी बड़ा
विचित्र किस्म का संघर्ष था। अमूमन हम युद्ध और युद्ध के कई प्रकार पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये जो संघर्ष था वो बड़ा ही अलग किस्म का था। इसमें सीधे सीधे लड़ाई नहीं थी महाशक्तियों के बीच। जितने भी सालों तक शीत युद्ध चला, कई दशकों तक चला, लेकिन कभी भी प्रत्यक्ष रूप से महाशक्तियां आपस में नहीं टकराई। हालांकि कई बार ऐसा लगा कि दोनों में टक्कर होने वाली है, किंतु हुआ नहीं ऐसा। जैसा कि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो था, क्यूबा का प्रक्षेपास्त्र संकट, उस समय ऐसा लगा कि दोनों जो सुपर पावर्स हैं वो आपस में गंभीर संघर्ष की ओर मुड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो अनेक ऐसी परिस्थितियां आईं जिसमें लगा कि दोनों महाशक्तियां आपस में उलझ जाएंगी सैन्य रूप से और एक गंभीर संकट को जन्म देंगी दुनिया के अस्तित्व के लिए, किंतु ऐसा हुआ नहीं। तो ये महत्वपूर्ण पक्ष है ये जानना कि शीत युद्ध का ये दौर था, और इस शीत युद्ध के दौर में ही अनेक देश एशिया और अफ्रीका में जन्मे। ये नवोदित जो देश थे उनकी आंखों में सपने थे सामाजिक पुनर्संरचना का, आर्थिक पुनर्संरचना का और राजनीतिक स्थिरता का। यहाँ का जो नेतृत्व था उसकी आंखों में बड़े बड़े सपने थे कि कैसे वो अपनी दुनिया बनाएं, अपना देश जो है वो मजबूत करें। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि शीत युद्ध के कारण जो प्रतिस्पर्धा थी उस प्रतिस्पर्धा से बच नहीं पा रहे थे, और होड़ मची हुई थी सोवियत संघ और अमेरिका में कि कौन सबसे ज़्यादा अपना प्रभाव बढ़ाए, किसके समर्थन में सबसे ज़्यादा देश आए। तो ऐसे में एशिया और अफ्रीका के नवोदित देशों पर दबाव था कि वो सोवियत संघ या अमेरिका में से किसी एक को चुने। इसके लिए अनेक तरह के प्रयोग किए जा रहे थे इन दोनों महाशक्तियों के द्वारा। अभी तक हमने इस पृष्ठभूमि पर इस बात की चर्चा की कि किस तरीके से दूसरे विश्व युद्ध के बाद की जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां जन्मी उनमें गुटनिरपेक्षता की जो नीति उभर कर सामने आई। लेकिन एक बात और हमें जाननी है, इससे पहले कि हम गुटनिरपेक्षता के विषय पर आगे बढ़ें, एक बात हमें और समझ लेनी चाहिए जो आपके मन में भी कौतूहल का जन्म दे रही होगी। वो ये है कि आखिर क्या वजह थी, क्यों टकराव था दो महाशक्तियों के बीच। तो इसके लिए मैंने एक पहले ही ऑडियो बनाया है और वो पॉडकास्ट उपलब्ध है, आप देख सकते हैं कोल्ड वॉर में जाकर, आप सुन सकते हैं उसको। तो इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि क्यों दोनों महाशक्तियां आपस में संघर्षरत थीं और ये शीत युद्ध क्या था। सारांश के तौर पर अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रहित होता है वो महत्वपूर्ण होता है, और जैसा कि पामस्टन ने कहा है कि दुनिया में न तो स्थायी शत्रु होता है और न ही स्थायी मित्र। जो कुछ भी स्थायी होता है वो राष्ट्रहित ही होता है। और चूंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो स्वभाव है वो बड़ा ही गतिशील स्वभाव है, कभी भी स्थिर जो तत्व हैं वो आपको बहुत कम दिखाई देंगे, ये लगातार बढ़ता रहता है। और जब चीज़ें बढ़ती रहती हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि राष्ट्रहित भी बदलते रहते हैं, और राष्ट्रहितों के साथ ही बदलाव आता है शत्रु या मित्रों में। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के राष्ट्रीय हित और सोवियत संघ के राष्ट्रीय हित एक समान थे, और इन्हीं समरूपताओं ने दोनों ताकतों को एक साथ एक मंच पे लाके खड़ा किया। लेकिन जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो जो नई परिस्थितियां पैदा हुई, और नई परिस्थितियों में दोनों के राष्ट्रीय हित टकराने लगे, और जब राष्ट्रीय हित टकराने लगे तो दोनों में संघर्ष बढ़ चला, प्रतिस्पर्धा बढ़ चली, होड़ बढ़ चली। तो ये कुछ पहली बार या कुछ नया नहीं हो रहा था इस दुनिया में, इसके पहले भी हुआ है दूसरे विश्व युद्ध में, तो दूसरे विश्व युद्ध से पहले। तो सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये हमें समझना है कि इन दो महाशक्तियों के टकराव से जो उपजी हुई परिस्थितियां थीं उसी में गुटनिरपेक्षता का जन्म होता है। अब सवाल उठता है कि ये गुटनिरपेक्षता है क्या। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये जानकारी हासिल करना कि वास्तव में गुटनिरपेक्षता है क्या। अमूमन कई बार हम देखते हैं कि यदि दुनिया में संघर्ष होता है तो उस संघर्ष में कई देश जो हैं एक पक्ष के साथ खड़े होते हैं, कई देश दूसरे पक्ष के साथ खड़े होते हैं, कई देश जो हैं दोनों से समान दूरी बना के रखते हैं। तो इस
इस आलोक में हमें गुटनिरपेक्षता के विषय को समझने का प्रयास करना होगा। तो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि गुटनिरपेक्षता निश्चित रूप से तटस्थता नहीं है, बिल्कुल अलग है। ये अलगाववाद भी नहीं है, ये अप्रतिबद्धता, ये नॉन कमिटमेंट भी नहीं है, एक पक्षवाद भी नहीं है और असंलग्नता भी नहीं है। गुटनिरपेक्षता की अगर बात करी जाए तो सतही तौर पर हमें यही लगता है कि भाई अमेरिका और सोवियत संघ में संघर्ष चल रहा है तो हमें क्या करना है, वो आपस में उलझ रहे हैं तो उलझें, इसमें हमारे देश का कुछ लेना देना नहीं है और हम अलग रहेंगे। ये गुटनिरपेक्षता बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में हैं, जब इस पूरे के पूरे सिस्टम में आप शामिल हैं, तो आप किसी भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से पृथक नहीं रह सकते हैं और कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपको अपना योगदान देना होता है, आपको सक्रिय रूप से भाग लेना ही होता है। गुटनिरपेक्षता जो है वो गुटों की जो राजनीति है, जो गुटीय जो संघर्ष है, वो उससे तो दूर रहने की बात करती है। साथ ही साथ गुटनिरपेक्षता ये भी कहती है कि वो हमेशा सच के साथ खड़ी होगी, वो हमेशा उस पक्ष के साथ खड़ी होगी, उस बात के साथ खड़ी होगी जो वैश्विक भाईचारे, अंतर्राष्ट्रीय शांति और स्थिरता का समर्थन करती है। तो कुल मिला के देखा जाए तो गुटनिरपेक्षता एक ऐसी नीति है जो गुटों की राजनीति से दूर रहते हुए सदैव उन मूल्यों के साथ खड़ी हुई है जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का आधार हैं, जैसे कि शांति और स्थिरता। तो गुटनिरपेक्षता नकारात्मक नहीं है, गुटनिरपेक्षता सकारात्मक है। अब जितने भी इससे संबंधित जो शब्द हैं, अलगाववाद है, अप्रतिबद्धता है, तटस्थता है, एक पक्षवाद है, असंलग्नता है, ये इससे मिलते जुलते तो हैं, लेकिन ये गुटनिरपेक्ष जो होने की के आसपास नहीं है, बिल्कुल अलग हैं, दोनों में भिन्नताएं हैं। ये हमें स्पष्ट रूप से समझना होगा। डॉक्टर एम एस राजन कहते हैं कि कई बार जो है गुटनिरपेक्षता एक भ्रम की स्थिति पैदा करती है और ये भ्रम उपजता है जो आलोचक रहे हैं गुटनिरपेक्षता के, उनके विश्लेषणों के कारण। ना तो उनकी सहानुभूति रही है इस पूरी अवधारणा से और ना ही उनके पास पर्याप्त जानकारी भी रही है। और कभी कभी तो गुटनिरपेक्ष देशों के जो प्रवक्ता हैं और वो या उनके समर्थक हैं, वे भी ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करते रहे, तो इस तरह से इस कारणवश भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो हमें इस बात को स्पष्ट रूप से जान लेना होगा कि गुटनिरपेक्षता एक ऐसी अवधारणा है, एक सकारात्मक रचनात्मक अवधारणा है जो गुटों की राजनीति से दूर रहते हुए सदैव ऐसे विषयों के साथ खड़ी हुई है, पूर्ण प्रतिबद्धता के साथ, जो शांति और स्थिरता वैश्विक स्तर पर लागू करने की वकालत करते हैं, उसका समर्थन करते हैं। ये हमें समझना होगा और बहुत बड़ी ये बात है। इसके साथ एक और मैं बात कहूँगा, चूँकि शीत युद्ध के दौर में सोवियत संघ और अमेरिका दोनों एक दूसरे के खिलाफ थे। ऐसे में गुटनिरपेक्षता दोनों में से किसी समूह को निभा रही थी। न तो अमेरिका इसको पसंद कर रहा था और न ही सोवियत संघ। कई बार मखौल उड़ाते थे गुटनिरपेक्षता की अवधारणा को अनेक राजनयिक, चाहे वो सोवियत संघ के हों या संयुक्त राज्य अमेरिका या उसके समूह के देश हों। तो कई बार गुटनिरपेक्षता की जो विदेश नीति है उसका जो है मजाक भी उड़ता था कि ऐसी कोई चीज़ पाई नहीं जाती है। लेकिन हकीकत में यही था कि गुटनिरपेक्षता मौजूद थी। और एक महत्वपूर्ण मैं बात बताता चलूं कि गुटनिरपेक्षता ने दुनिया को एक नई दिशा दी, एक तीसरा ऐसा विकल्प पैदा किया जो अधिक मानवतावादी, अधिक शांतिवादी और अधिक स्थिर था, बनस्पत इसके कि किसी एक गुट के साथ शामिल हो जाए। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गुटनिरपेक्षता जो एक सकारात्मक अवधारणा थी, एक रचनात्मक अवधारणा थी। कुल मिला के देखा जाए तो गुटनिरपेक्षता की परिभाषा जो है वो जटिल रही है। अनेक विद्वानों ने अपने हिसाब से, अपनी संबद्धता के हिसाब से गुटनिरपेक्षता की व्याख्या करने की कोशिश की है। तो इसको हमें ज़रूर समझना होगा।
गुटनिरपेक्षता के कई कारक थे इसको प्रोत्साहन देने वाले। कौन से ऐसे कारक थे, कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिनके कारण गुटनिरपेक्षता उभर कर आई इस दुनिया में, इसको भी हमें जानना ज़रूरी है। तो सबसे बड़ा जो पक्ष था, सबसे बड़ी जो बात थी, वो तो शीत युद्ध था दो महाशक्तियों के मध्य। जो तीव्र तनाव, वैमनस्य और मतभेद उत्पन्न थे दोनों महाशक्तियों के बीच, तो एक बड़ी ही विषम स्थिति उत्पन्न हो गई थी दोनों महाशक्तियों के दरमियान। तो ये एक मजबूत पृष्ठभूमि थी गुटनिरपेक्षता जैसी अवधारणा के जन्म के लिए, एक बहुत महत्वपूर्ण कारक था। इसके अलावा जो थी वो ये थी कि जो नवोदित देश थे वो सैनिक गुटों से पृथक रहना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि किसी समूह में शामिल हों और सैन्य गुट में शामिल हों, जिससे टकराव बढ़े। और एक संघर्ष के पश्चात उन्होंने आज़ादी पाई है, उनके देशों में उपनिवेशवाद का अंत हुआ है, एक नया दौर आया है, और आते ही वो ख़त्म हो जाए या संकट में पड़ जाए, ऐसा वो बिल्कुल नहीं चाहते थे। और एक और भी महत्वपूर्ण पक्ष था गुटनिरपेक्षता के विचार को प्रोत्साहित करने के लिए, वो था कि ये देश अपने पृथक और विशिष्ट वैचारिक स्वरूप को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते थे। एक अभिलाषा थी, एक महत्वाकांक्षा थी कि इस वैश्विक राजनीति में, नई दुनिया में उनका भी स्वतंत्र अस्तित्व हो और वो भी विश्व राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकें, रचनात्मक भूमिका का निर्वहन कर सकें। और इसके अलावा एक आर्थिक कारक भी था। तो ये भी हमें समझना चाहिए कि सभी गुटनिरपेक्ष देश, अगर हम देखें शीत युद्ध के दौर में, वो आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए थे और उनके यहाँ रहन सहन का स्तर भी काफ़ी नीचा रहा था। और औपनिवेशिक दौर में गंभीर शोषण हुआ था, अतिशय शोषण हुआ था। और इस शोषण के कारण वहाँ की जो स्थानीय आर्थिकी है उनका विकास नहीं हो पाया था। तो आर्थिक तौर पर ये देश बेहद कमज़ोर थे। तो उनकी विदेश नीति का एक मुख्य ध्येय था कि कैसे उनको आर्थिक सुदृढ़ता हासिल करनी है, कैसे उनको विकास हासिल करना है। और इसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि विकास की इच्छा तो थी, लेकिन ना तो उनके पास कोई पूंजी थी, ना कोई तकनीकी कौशल था। तो ऐसे मौके पर एक कठिन स्थिति को और कठिन बनाया जाए गुटों की राजनीति में शामिल होकर, उससे बेहतर था कि एक ऐसा मोड़ दिया जाए अपनी सोच को, और विश्व की जो राजनीति है उसको ऐसा मोड़ दिया जाए जहाँ जाकर उनका आर्थिक पुनर्निर्माण हो सके। तो ऐसे में गुटनिरपेक्षता की उन्हें सख्त ज़रूरत महसूस हुई। तो ये सबसे बढ़िया लगा, उन्हें साफ लगा कि अगर वे किसी एक गुट में शामिल हो जाएं तो दूसरे गुट के साथ जो लाभ उनको मिलेगा उससे वो वंचित हो जाएंगे। तो यह जो है एक महत्वपूर्ण ये पक्ष थे जिसके कारण से गुटनिरपेक्षता की अवधारणा का उदय हुआ। अब हम बात करते हैं कि गुटनिरपेक्षता जो थी उसकी शुरुआत कहाँ से होती है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में हम लोग जाएंगे और इसको जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि गुटनिरपेक्षता की पृष्ठभूमि में शीत युद्ध जैसे कारक मौजूद थे। और ऐसे में हुआ ये कि अनेक देश एशिया से, अफ्रीका से वो मिलकर चाहते थे कि आपस में सूत्रबद्ध हों और एक ऐसी विश्व व्यवस्था का निर्माण करें जहां उनका सामाजिक और आर्थिक पुनर्निर्माण हो सके। 1947 में नई दिल्ली में एक एशिया और अफ्रीका के देशों का सम्मेलन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात की जाए तो एक मानवतावादी चिंतक थे, एक ऐसे चिंतक थे जो न सिर्फ भारत का एक देश के रूप में, एक महान सभ्यता के रूप में उत्कर्ष चाहते थे, बल्कि वो पूरी दुनिया को एक ऐसी दुनिया के रूप में देखना चाहते थे जिसमें शांति अधिक हो, जिसमें जो आपसी मतभेद हैं वो बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाए जाएं। यानी कि उच्च आदर्शवादी जो मूल्य हैं उनसे वो प्रेरित थे, न सिर्फ देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए। तो उन्होंने ही 1947 में नई दिल्ली में एक अफ्रो एशियाई देशों का सम्मेलन बुलाया था और एक बड़ी सफलता कही जा सकती है गुटनिरपेक्षता की दिशा में। इसके बाद 1955 में इंडोनेशिया के शहर बांडुंग में भी एक मीट होती है अफ्रो एशियाई देशों के दरमियान। हालांकि ये कोई बहुत सफल आयोजन नहीं था। कुल मिला के देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी जो असफलता ये थी कि अनेक देश जो थे एशिया और अफ्रीका के, वो
एक राय नहीं हो पाए, उनमें आपस में मतभेद थे। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण था कि अनेक देश जो थे वो पहले ही किसी न किसी महाशक्ति के साथ सूत्रबद्ध या संबद्ध हो गए थे। तो ऐसे में हमें ये ध्यान रखना होगा कि अनेक देश जो आज़ाद हुए थे उनको कोई दिक्कत नहीं पेश आई थी उनके समक्ष कि वो किसी न किसी समूह में शामिल हों, बड़े आराम से वो शामिल हो गए थे। तो ऐसे में उनके लिए एक स्वतंत्र विदेश नीति जैसे कि गुटनिरपेक्षता थी उसका वर्णन करना एक अत्यंत कठिन सवाल था। इस कारण से कोई एक राय नहीं बन सकी इन देशों के दरमियान। लेकिन आगे चलकर यूरोप में एक देश यूगोस्लाविया की अगर हम बात करें तो वहाँ का जो नेतृत्व था मार्शल टीटो की अगर बात करें, वो इस बात के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक थे कि एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण किया जाए और उसका असर अगर हम देखें तो मिलता है। तो एक तरह से तीन जो नेता थे भारत के, पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे जो थे कर्नल नासिर जो थे मिस्र से थे, और जोसेफ ब्रॉस टीटो जो थे यूगोस्लाविया के, इन तीनों ने बड़ी भूमिका निभाई गुटनिरपेक्षता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। और फलस्वरूप 1961 में उस समय के यूगोस्लाविया के शहर बेलग्रेड में 25 देशों का एक सम्मेलन होता है और ये पहला सम्मेलन था गुटनिरपेक्ष आंदोलन का। और इस सम्मेलन में आप देखें कि बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको माना जाना चाहिए, क्योंकि सारे देश एक मंच पर आए और उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति को आगे बढ़ाने का फैसला किया। कई बातें निकल कर आई थी बेलग्रेड सम्मेलन से, और उनमें से कुछ जो हैं वो ये हैं कि आखिर किसे गुटनिरपेक्ष माना जाए। तो इसके लिए कुछ बातें महत्वपूर्ण थे, कुछ बातें महत्वपूर्ण थी, कुछ बिंदु महत्वपूर्ण थे। जैसे कि सबसे पहला था बिंदु कि एक स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करना ज़रूरी है। अर्थात अगर हम सामान्य रूप से देखें तो ऐसे देश जो गुटनिरपेक्षता की नीति के साथ चलना चाहते हों उनके लिए ज़रूरी था कि 5 बिंदुओं पर वो उनकी राय जो है वो स्पष्ट हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन वो करने के इच्छुक हों, उनका विश्वास स्वतंत्रता में हो, ना कि किसी गुट के साथ प्रतिबद्धता में, चाहे वो समाजवादी समूह हो सोवियत संघ के नेतृत्व में या पूंजीवादी समूह हो अमेरिका के नेतृत्व में। दूसरा जो बिंदु था वो ये था कि ये उपनिवेशवाद के ख़िलाफ़ की बात करते थे, इसकी मुखालफत की बात करते थे कि जो कॉलोनियलिज़म है, जो उपनिवेशवाद है, और उसका पूरी तरीके से उसका विरोध किया जाए, ऐसी अवधारणा भी थी गुटनिरपेक्षता के साथ जुड़ी हुई थी। तीसरा जो बिंदु था वो ये कि ये देश जो सैन्य गुटों की नीति है उससे भी दूर रहें, मिलिट्री ब्लॉक्स से दूर रहें, और बिल्कुल भी सीटो या सेंटो जैसे संगठन का सदस्य नहीं बनना है। चौथा जो बिंदु था वो ये था कि किसी तरह की संधि ना हो किसी भी महाशक्ति के साथ, चाहे वो अमेरिका हो या सोवियत संघ हो। और पांचवा और महत्वपूर्ण तत्व ये था कि अपने देश का उन्होंने इस्तेमाल महाशक्तियों के लिए न दिया हो, महाशक्तियों को न दिया हो अपने देश की ज़मीन का इस्तेमाल करने का अधिकार, जहां वो मिलिट्री बेस या सैन्य कैंप जो हैं बनाकर वहां उनकी ज़मीन का अपने हितों के लिए उपयोग कर सके। तो ये 5 बिंदु थे गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति को लेकर, जो बेलग्रेड शिखर सम्मेलन 1961 में निकल कर सामने आए। अब हम भारत की बात करें कि भारत और गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति का क्या महत्व था और किस तरह से भारत संबद्ध था गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति में। तो जैसा कि हम पहले ही बता चुके हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे एक मानवतावादी चिंतक थे और उनका उच्च आदर्श विदेश नीति पर विश्वास था, वो आदर्शवादी व्यक्ति थे। तो ऐसे में स्वाभाविक सी बात है कि भारत की भूमिका निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होनी चाहिए और थी भी। अभी एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे जोड़ूंगा कि आपने देखा होगा कि रूस और यूक्रेन में जो संघर्ष चल रहा है और
कई बार ये बात सामने आई। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि भारत का जो रुख था रूस और यूक्रेन के संघर्ष में, वो गुटनिरपेक्षता की नीति से ही पोषित होता है। भले ही गुटनिरपेक्षता उस स्वरूप में आज ना मौजूद हो, और क्योंकि वो अप्रासंगिक है बिल्कुल भी, क्योंकि ना तो शीत युद्ध है, न सोवियत संघ जैसी दूसरी कोई महाशक्ति मौजूद है। तो ऐसे में गुटनिरपेक्षता उस रूप में तो मौजूद नहीं है, लेकिन गुटनिरपेक्षता है। और यूक्रेन और रूस के दरमियान जो ताल्लुकात में जो तनाव पैदा हुआ और संघर्ष जारी है, उसमें जो भारत ने जिस नीति का वर्णन किया, जिस नीति के साथ भारत आगे बढ़ता रहा और बढ़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं इस बात की पुष्टि होती है कि भारत आज भी गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति को महत्व देता है। और भारत लगातार यही कहता रहा कि हम शांति के साथ खड़े हैं, ये समय युद्ध का नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री कई मंचों पर ये बात कहते रहे कि हम शांति के साथ हैं और हमें युद्ध के बजाय सहयोग पर जोर देना चाहिए, युद्ध से किसी का भला नहीं होगा। तो ये बातें जो हैं, ये प्राचीन काल से भी हम दोहराते रहे हैं, वही बातें आगे बढ़ रही हैं, और गुटनिरपेक्षता में भी इन बातों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। आप महात्मा बुद्ध का दर्शन देखें, महात्मा गांधी का दर्शन देखें, या भारत में किसी भी प्राचीन ग्रंथ की महत्वपूर्ण बातों पर गौर करें, तो आपको एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि भारत कभी भी अनावश्यक टकराव या तनाव की स्थिति के साथ या समर्थक नहीं रहा है। उसने यही हमेशा से कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे के साथ जो वसुधैव कुटुंबकम की भारत की अवधारणा है, वो हमेशा से भारत की विदेश नीति का मार्गदर्शन करती रही है। और गुटनिरपेक्षता के साथ ये और पुष्पित और पल्लवित हुई वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि आज का जो ग्लोबलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है और भारत की जो वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा है, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है। आज की जो ग्लोबलाइजेशन की अवधारणा है वो भौतिकवादी है, वो मेटलिस्टिक है, और जो भारत की वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा रही है वो आध्यात्मिक रही है कि सभी जो संसार के निवासी हैं वो एक परिवार है। संसार एक संपूर्ण पृथ्वी एक परिवार है। जैसे हम एक परिवार में सुख दुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं, वैसे ही हम एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, और कहीं पर भी आपको संघर्ष जैसी कोई स्थिति की पुष्टि करता हुआ या उसके साथ खड़ा होता हुआ दर्शन आपको भारत में तो नज़र नहीं आता। और गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति इसी महानता की अभिव्यक्ति है, इसी मानवतावादी चिंतन की अभिव्यक्ति है। एक और बात मैं यहाँ बताता चलूँ कि G20 की जो समिट हुई थी दिल्ली में 2023 में, तो उसमें भी इन्हीं उद्देश्यों को, इन्हीं मूल्यों को शामिल किया गया। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, यानी कि एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। ये बड़ी बातें ये कहीं से आयातित नहीं है, ये भारत की मूलभूत बातें हैं जो भारत के इतिहास में आपको नज़र आएंगी, भारत के दर्शन में नज़र आएंगी, और आज भी भारत की विदेश नीति में आपको ये सारे तत्व नज़र आएंगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो ऐसा लगता होगा कि आज के परिवेश में गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति जो है वो प्रासंगिक नहीं रह गई है। कई बार विद्वान जो हैं, आलोचक हैं, सवाल उठाते हैं, लेकिन एक बात महत्वपूर्ण है, अभी भी दुनिया में ऐसे मुद्दे हैं जिनमें जो कमज़ोर देश हैं, जो विकासशील देश हैं, उनमें उनके हितों के लिए ज़रूरी है कि वो एक सूत्रबद्ध होकर अपनी मांगें रखें दुनिया के सामने और अपनी भूमिका को मजबूती से निभाएं। आप बदलते विश्व में आपने देखा होगा कि कैसे ब्रिक्स उभर कर अस्तित्व में आया, किस तरीके से भारत, रूस और दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील जैसे जो देश हैं वो उभर कर सामने आए हैं और वो महत्वपूर्ण भूमिका में आ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो ये एक तरह से गुटनिरपेक्षता की विदेश नीति की सफलता कही जा सकती है, और कहीं ना कहीं जाकर आपको इसमें रेलेवेंस आपको देखने को मिलेगा। एक और महत्वपूर्ण बात है जो हमें बिल्कुल समझना चाहिए और हर हाल में समझना चाहिए, वो ये
कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान थे। इमरान खान हमेशा से भारत की गुटनिरपेक्ष नीति की प्रशंसा करते रहे हैं। कई बार उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो बड़ी ही ख़राब विदेश नीति के कारण हुए हैं, और भारत आज देखिए रूस से तेल खरीद रहा है और अमेरिका से उसका रक्षा समझौता है। तो वो दो विरोधी गुटों के साथ एक संतुलन बिठाए हुए है। तो हम समझ सकते हैं कि अगर पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देश का प्रतिनिधि भी अगर भारत की विदेश नीति की तारीफ कर रहा है तो इसमें गुटनिरपेक्षता का पक्ष तो है। तो मित्रों, उम्मीद है आपको ये विषय अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी सलाह के लिए, आपके परामर्श के लिए और आपके विचारों के लिए हम हमेशा पूरी तरह से तैयार हैं उनको सुनने के लिए, समझने के लिए। आप ज़रूर अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवगत कराएं। हमें सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।